बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखा जाए तो काफ़ी हलचल दिखाई दी है। आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज को वोट दिया था उनको डी सीट कर दिया। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुल्तान में जलसा सजाया और उनका आज के जलसे में उनकी जानिब से ये ऐलान किया जाना था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब होगा। आज ही के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सनत व तजारत से खिताब किया और उनका कहना था कि हमारे सर मुंडवाते ही औले पड़ने शुरू हो गए। इस वक्त जो मुआशी बहरान है उसमें मुश्किल फैसले हमें दरकार हैं, लेकिन मुश्किल फैसले हम करेंगे। 10 जून तक जो बजट है उसकी भी तैयारी की जा रही है। मुश्किल फैसलों के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अवाम का ताउन दरकार है। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जानिब से 1 मार्च का ऐलान किया जाना था, वो मार्च जिसके लिए आज ही की डेट दी गई थी और आज ही के दिन ये फैसला किया जाना था कि कब अवाम निकलेंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, नए इंतखाबात की हामी, नए इंतखाबात का अलम बुलंद करेंगे और ये मुतालिबा करते हुए इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वह इंतखाबात की तरफ माइल हो जाए। मरियम नवाज साहिबा भी अपने कल के जलसे में ये बात कर चुकी हैं कि नए इंतखाबात करवाने चाहिए। मशवरा यही है कि नए इंतखाबात हों, इनका जो खमियाजा है वो हमारे सर ना पड़े और अवाम के अंदर जाए, अवाम फैसला करे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के दिन जो फैसला होना था वो फैसला क्यों ना हो सका? आप पे आने से पहले मैं खान साहब का वो तकरीर का कुछ हिस्सा मुलाहिजा कर लेते हैं जो उन्होंने आज जो फैसला करना था उस पर उनकी राय क्या है। आज नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, असेंबली कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। असेंबली कब डिसॉल्व होगी, इलेक्शन कब अनाउंस होंगे, ये फैसला कोर कमेटी करेगी। इतवार के दिन पेशावर में कोर कमेटी का इजलास होगा पीटीआई का। राना साहब, क्या समझते हैं इसके पीछे क्या मंतिक होगी ये जो इल्तवा किया गया कुछ दिनों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत से लोगों ने हमारे प्रोग्राम से पहले प्रोग्रामों में कहा, तंसिया वगैरह ने कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये जो एक मार्च है इमरान खान का नहीं हो रहा। इमरान खान का मार्च हो रहा है, भरपूर तरीके से हो रहा है। पहले तो आपको बता दूँ, मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक 26 तारीख को मार्च चल पड़ेगा। 26 को चलने के बाद ये कब पहुंचता है, लाहौर से एक निकलेगा, 1 मार्च लाहौर से रवाना होगा बजरिया जीटी रोड, 1 मार्च बिल्कुल जनूबी पंजाब से रवाना होगा, 1 मार्च जो है वो पोटोहार से आएगा। ये 3 रास्तों से आएगा और एक आएगा KPK से। सिंध के लोग जो हैं उन्हें बहुत कम तादाद में बुलाया जाएगा, सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान से कम तादाद में बुलाया जाएगा, कश्मीर से निकलेगा बहुत बड़ा काफ़िला, वहाँ से आएंगे गिलगित बल्तिस्तान से। मज़े वाली बात आपको बता दूँ कि इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ से काफ़िले चल पड़े। एक तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये मेरी इतला के मुताबिक हो रहा है। आज खान साहब ने क्यों डेट अनाउंस नहीं की? कुछ हल्के चाहते हैं कि तमाम मामला तफहाम व तफहीम से हल हो जाए। सही, वो चाहते हैं कि मार्च की सूरत, कुछ इतलात ऐसी मिली हैं कि जिस पे कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि खान साहब को नुकसान पहुंचे, कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि किसी तरीके से ये जो हो रहा है, जितना ये मामला चल रहा है, इस जलसे जुलूसों में कोई ब्लास्ट, कोई ऐसी चीज़ कर दी जाए जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो जाए। जो खुदा नहास्ता ये जो बलूचिस्तान में आपको पता ना पिछले दिनों जो एक औरत भी पकड़ी गई और जो उसने इंकशाफात किए थे वो आप सोच नहीं सकते, और पाकिस्तान के साहसदारों ने बहुत बड़ी तबाही से बचाया। मजीद ब्रिगेड की जो खत्म, जी मजीद ब्रिगेड, उसके बड़ी डिटेल कल के प्रोग्राम में हम देंगे ना, आपको बड़ी डिटेल देंगे उसकी, और ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे। फिर 2 माजरत से अपने पार्लियामेंटेरियन के नाम भी देंगे जिसके साथ जिनके किसी न किसी तरीके से किन के साथ रवाबत है, बड़ा कुछ कल देंगे इंशाल्लाह इस पर, क्योंकि आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत बड़ी होगी जिसकी वजह से आज हम वो स्टोरी नहीं कर रहे। या सर, खान साहब को कोशिश की जा रही है कि खान साहब के मुतालबात मान लिए जाएं, मानने के बाद खान साहब को कहा जाए कि खान साहब आप जो इलेक्शन देखें, उन्होंने बड़ी क्लियर आज बात की है कि हम कुछ नहीं चाहते नए इलेक्शन की तारीख और नए इलेक्शन, ये हम चाहते हैं। दूसरा उनका बड़ा क्लियर सा सवाल है कि जो भी इलेक्शन कमीशन हो, मेरा ख्याल है कोई अदलिया से
रिटायर्ड जज, उनके इम्कानात है कि वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे जो सबको काबिल कबूल होंगे बतौर इलेक्शन कमिश्नर। बतौर इलेक्शन कमीशन खान साहब ने आज ऐलान करना था। 2 हिकमत अमली थी, मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई, 2 चीज़ें थी। एक, उन्हें कहा गया कि ज़रा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें, हो सकता है कि मार्च का मरहला ही ना आए और भी मसला हो जाए। दूसरी उनकी हिकमत अमली ये थी कि अगर अभी हम मार्च का ऐलान कर देते हैं तो उनके पास जो इतलात थी कुछ लोग बहुत से काम पर रुकावटें खड़ी करने की पोजीशन में आ जाएंगे, गिरफ्तारियां, रुकावटें खड़ा करना, फड्डेबाजी शुरू, और वक्त से पहले कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाएगा जिससे मार्च को नाकाम करने की कोशिश की जाएगी। उस हिकमत अमली के तहत अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन पार्टी के तंजीमी कुछ नहीं बल्कि बहुत से अफराद को कहा गया है, ये जो एक हल्का सा है ना कि 25 से लेकर 29 तक, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 26 को हो सकता है लाहौर से, या सर होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राना साहब ये तो फिर पीटीआई ने हिफ्ज़ मातकद्दुम ये सोचा ना कि वो तारीख अनाउंस ना करे, आप तो फिर ढिंढोरा पीट रहे हैं 26 तारीख। देखिए खबर तो वही होती है ना जो आपके पास हो और वक्त से पहले आप करें, खबर तो वो है जो वक्त से पहले हो। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है, मैं आपको ये भी बता दूँ, मुस्लिम लीग नून तैयार है इलेक्शन के लिए, एक ग्रुप जिसमें जो मरियम का है, जिसमें मियां नवाज शरीफ अच्छा, है, आप ये देखिए, और मुस्लिम लीग नून के अंदर दूसरा ग्रुप जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कभी जो लंदन से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, उनका यही कहना था कि इंतखाबात करवाते हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम बताएगी कि तुमने क्या किया था हमारे साथ, अवाम फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो दलेराना फैसले करती है, मुश्किल फैसले करती है, तो उधर से भी साइन वही मिला, मरियम नवाज साहिबा की तकारीर में भी साइन वही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू ये लगती है कि जैसे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह आज कराची में जो उन्होंने गुफ्तगू की, आज जो लाहौर में इजलास हुआ, क्योंकि उनके इत्तेहादी उन्हें वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि आपने किसी सूरत में भी ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ, असम्बली डिसॉल्व नहीं करनी किसी सूरत में भी। एमक्यूएम तो ये नए इंतखाबात के मुतालिबे की हिमायत करती है। कोई नहीं करती एमक्यूएम, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं जी। एमक्यूएम तो इसमें सबसे बड़ी लूज़र होगी, इसलिए कि एमक्यूएम महंगाई के खिलाफ थी, महंगाई बढ़ गई, एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। एमक्यूएम लोड शेडिंग के खिलाफ थी, लोड शेडिंग बेइंतहा हो रही है, एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। एमक्यूएम हर उस चीज़ के खिलाफ थी जो कह रही है अवाम के खिलाफ है, हर चीज़ अवाम के खिलाफ जा रही है, एमक्यूएम कहाँ खड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये राय रखते हैं? नहीं, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब हो या कोई भी हो, एमक्यूएम को ये सारा खमाजा भुगतना पड़ेगा। अब इलेक्शन तो आ लेने दें, इलेक्शन की सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। आप बहुत से देखें, आप एक ज़हन में रखिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी, लेकिन वो तो तकवीयत पहुंचा गया इमरान खान के बयानिया को। उन्होंने तो, इमरान खान ने कहा मैंने खारजा पॉलिसी के तहत मुशावरत से दौरा किया, मान गए, उन्होंने भी वही कह दिया। उसके बाद उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने देखा है कि इसकी पाकिस्तान को सजा मत दे, यही इमरान खान कह रहे हैं ना। लेकिन वो खारजा महाज के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सजा मत दें। आप ये भी तो देखिए ना कि खान साहब ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि बैरूनी कुव्वतों के इशारों पे ये हुकूमत तब्दील हुई, फिर जो तब्दील हुए हैं वही जाके अपने साबिक वज़ीर आज़म का दिफा जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को वो उसी बात को जो वो कह रहे हैं उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। ये बात है कि खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है और वो अमेरिका की जानिब से की गई है, तो उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। इसमें दोनों फरीकैन सही है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक जी खान साहब जो हैं 26 को जाएंगे, और ये लॉन्ग मार्च जो है 5 रूट से आएगा, 5 रूट्स होंगे इसके, ताकि किसी जगह, अगर किसी एक जगह पे रोकने की कोशिश की जाए तो दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, 5वां रूट। और मैं आपको ये भी बता दूं, डेट अनाउंस जब की जाएगी उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर अच्छा खासा क्राउड पहुंच जाएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। पहुंच जाएगा? हाँ, कुछ तो पहुंच चुका है, कुछ पहुंच जाएगा, कुछ आज रात को जा रहा है, कुछ कल सुबह जा रहे हैं। और ये इतवार से पहले वहां पे आपको होटल नहीं मिलना, आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलने, आपको फार्म हाउसेस नहीं मिलने। बनी गाला का मुहासरा किए हुए बहुत सी टाइगर फोर्स, खदशात क्या है? चलें मैं आपको वो भी एक बड़ी खबर दे देता हूँ। खदशात ये है कि 3 सियासी जमातों ने जो इत्तेहाद में हैं, उन्होंने कहा कि हर सूरत में बाकुव्वत मैं जिस तरीके से भी आप रोक सकते हैं, लाठी, गिरफ्तारियां, कंटेनर लगाएं, इनको नहीं आने देना। तीनों जमातों ने कहा, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक सोच थी। ये इतलात खान साहब तक पहुंची, खान साहब की टीम तक पहुंची, तो अब फैसला ये हुआ है
मैं नाम भी चले दे तो ये भी कर देता हूँ कि पोटोहार से सरदार सलीम जो साबिक तहसील नाज़म भी रहे हैं मरी के, और उनका हल्का अखबाब के हवाले से कहा जाता है कि उनकी ज़ाती टीम में 4 से 5 हज़ार लोग शामिल हैं। सरदार सलीम जो है ये निकलेंगे, मरी से निकल पड़े हुए हैं, इनकी टीम बनी गाला के इर्द गिर्द वो पहुँच चुके हैं। ये लोग बनी गाला में होंगे, बनी गाला के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। बनी गाला के इर्द गिर्द इन लोगों ने हाथ संभाल लिया है, ये जो खाना और दीगर मामला तो कर रहे हैं। आप मुझे बताएं 4 से 5 हज़ार लोग मरी से, पोटोहार से निकल के इस काम के लिए आ जाते हैं। ये सरदार जो है सलीम जो है उनकी क़यादत में आएंगे। दूसरा, शेखुपुरा से असलम बलोच, ये तहरीक इंसाफ के हैं। ये वो है जब पहले बनी गाला में एक दफ़ा वो फटा हुआ था ना, याद बनी गाला जा रहे थे, तो सर आरफ अलवी के साथ, सदर आरफ अलवी के साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनको मार पड़ी थी, जिन्होंने मज़ाहमत की थी, ये उसमें नंबर 1 थे। अच्छा, ये इनके साथ ये जो असलम बलोच हैं, ये तकरीबन कोई इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, और इनके साथ जो है 3000 लोग हैं, और ये वहाँ बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब उसके बाद तीसरा शख्स जो है वो चले हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से जो टीम चली है वो है मेयर सजाद हुसैन शीना एडवोकेट, ये वकला की एक टीम है, और साथ इनके मेरे पास जो इतलात है कम व बेश कोई और कुछ नहीं तो कोई 2 से 3 हज़ार और डेरा गाजी खां और दीगर इलाकों से लोग हैं जो इनके साथ आ रहे हैं। अब ये सारे मिलके वहाँ पे इनकी प्लानिंग ये है कि ये बनी गाला, इस्लामाबाद और इर्द गिर्द मौजूद होंगे। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए टीम निकलेगी, एक टीमें वहाँ मौजूद है कैंप लगाकर, तो पीछे से सरदार सलीम है इसकी टीम जो है उसको उसमें मज़ाहमत करेगी। अगर ये उसके अटके जाते हैं तो असलम बलोच जो है उसकी टीम करेगी। अगर उसके बाद ये जाते हैं तो सरदार ये जो है महर सजाद हुसैन शीना इसकी टीम करेगी। यानी ये 3 टीमें तो वो हैं। उसके अलावा मुराद सईद की टीम लहदा है, गंडापुर की टीम लहदा है, बाकी KPK से आए हुए और वहाँ से जुनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान से आए हुए जो लोग हैं वो लहदा हैं। ये एक इन्होंने कम अज़ कम मेरे पास जो इतला है 20,000, यासर ये बहुत बड़ी तादाद, 20,000 तो पुलिस एहलकार वहाँ नहीं होंगे। 20,000 का तो बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं होंगे, इन्होंने ऐसी प्लानिंग की है कि जब खान साहब अनाउंस करेंगे तो गली मोहल्लों से 20,000 सिक्योरिटी बता रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं मरी में कहाँ कहाँ कितने कितने लोग मौजूद हैं, सरदार सलीम ने किए हुए हैं। असलम बलोच इस वक्त कहाँ मौजूद है, जब पहले भी वही अंदर सबसे पहले दाखिल हुआ था। और उसके बाद मेयर सजाद हुसैन शीना एडवोकेट जो है, क्योंकि वकला जो है आपको तो बड़ी बता वो किस कहाँ मौजूद, ये सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इतवार का जो टाइम दिया गया, इतवार से पहले ये अपना राउंड 1 मुकम्मल कर लेंगे, यानी अपनी टीम को वहाँ मुकम्मल कर लेंगे। वहाँ उसके बाद लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मज़ाहमत होती है, यानी ये किसी सूरत में भी कप्तान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। किसी सूरत में भी इस्लामाबाद के अंदर ये इंतज़ामिया को इस तरीके ये नहीं करने देंगे कि इनके लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। मैंने तो नाम भी आपको दे दिए हैं, मैंने आपको जगह भी बता दी हैं। अब उसके बाद मुझे बताएं, जो लाहौर से हमाद अजहर जो है, चले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लाहौर के जुलूस चलेगा वो उसको हमाद अजहर कोऑर्डिनेट करेगा, शफकत महमूद होंगे, एजाज चौधरी होंगे, मियाँ असलम इकबाल होंगे, ये लेके निकलेंगे। फैसलाबाद जो है उस साइड से सारा जो जुलूस निकलेगा, जिसने आगे दोबारा एक जुलूस मोटरवे से भी जाएगा ताकि वहां से रोकते हैं तो इस तरह होगा। GT रोड से भी निकलेंगे, वो फ़र्क हबीबी एक निकलेगा लेकर। दूसरी तरफ आप चले जाते हैं, ज़रा आप उस तरफ आ जाए जनूबी पंजाब की तरफ, तो ये जनूबी पंजाब से भी एक अलहदा चीज़ जो निकल रहे हैं, जिस तरह कबीर वाला है, खाने वाल है, मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, ये सारा सराइकी बेल्ट कहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो रहीम यार खान जो है वो एक अलहदा निकलेगा। यानी इन्होंने कहा, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग ये रखी है, इसलिए अनाउंस नहीं किया यासर जहाँ पे रोका जाएगा वही मजमा होगा। अच्छा राना साहब, आप क्या देख रहे हैं, ऐसी कौन सी सूरत हो सकती है जिसके नतीजे में ये लॉन्ग मार्च कैंसिल हो जाए? देखें, कुछ हमाकतें हो रही हैं, हमाकतें की जा रही हैं। हमाकतें ये की जा रही हैं कि कुछ बाकायदा प्लानिंग के साथ कुछ इत्तेहादी चाहते हैं दंगा फसाद हो। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ, मेरी किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात। दंगा फसाद तो सियासी तौर पे हक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। वो चाहते हैं, वो कहते हैं, वो पंजाबी में एक है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो ये चाहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आपको पता है 3 ऑप्शन थे इमरान खान को जब उन्होंने हुकूमत से हटाया,
तो 3 ऑप्शन उनको दिए गए किसी तरफ से कि आप इन 3 ऑप्शन पे काम करें। इमरान खान की हुकूमत जो है वो 0/0 हो जाएगी। जो तहरीक है उनके एक तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाके जनाब वो करें, बनवा दें जुडिशल कमीशन। दूसरा जनाब आप PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे जुलूस शुरू कर दें और भरपूर जलसे जुलूस करें कि जनाब हमने तो बनवा दिया जुडिशल, जो इनका मुतालबा था, जो ये फैसला करेगा हम हुकूमत छोड़। तीसरा उन्होंने कहा जिनकी करप्शन करें। अब मजे वाली बात है कि तिक्का के नहीं देता, जिसने धक्का दिया था ना आपस में एक दूसरे को भी आगे पीछे देखते हैं। जिस मियां साहब कहते हैं कदम रहो नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ, हम ये सबूत के पीछे देख रहा था, होता कोई नहीं। वो UN के साथ कि किसी ने यह कहा उस पर अमल किसी जमात ने ना किया और अब ये रो रहे। अब ये जितने मर्जी कमीशन बना दे, जितनी मर्जी इमरान खान के खिलाफ जलसे कर ले, जुलूस कर ले, मजहब काट के ले, कुछ भी नहीं होगा। अब गेम हाथ से निकल चुकी है। गेम हाथ से निकल चुकी है। मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मकबूलियत में इजाफा होने के सब जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, अगर वो हिकमत अमली की एग्जीक्यूशन उसी तरीके से होती है दोनों जानिब से, तो फिर खतरात किस हद तक बढ़ जाएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की कि हुकूमत में कुछ अफराद ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं। पिछली हुकूमत का जो मलबा है वो हमारे सर पड़ रहा है, आगे हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, तो ये बेहतरीन मौका है कि इंतखाबात हो जाएँ, उसके बाद जो हुकूमत आए वो फिर अपने तय कोशिश कर ले। लेकिन एक तबका बड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि हमें मुश्किल फैसले करने होंगे और मुश्किल फैसले से ही मुल्क को आगे बढ़ाना होगा, हमें जो वक्त मिला है वो वक्त पूरा करना चाहिए। लेकिन इसी कशमकश के दौरान खुमियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है आवाम को, पाकिस्तानी सियासत के अंदर कितनी डैमेजिंग हो रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इमेज कितना मुतासिर हो रहा है, किस जमात का किस तरह से मुतासिर हो रहा है, उसका सद्देबाब किस तरीके से होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जिस स्ट्रेटजी से चल रही है उस स्ट्रेटजी पे आगे मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है, खाना जंगी से भी बच जाए, अपने मकासद का हुसूल भी हो जाए, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, फारूक हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे कुछ देर बाद। राना साहब क्या समझते हैं, PTI अगर इसी डगर पे चलती रही तो PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इन्हें हासिल क्या होगा? 2/3 मेजॉरिटी की बातें हो रही हैं, क्या अब मिल जाएगी? देखें, अगर तो हम असूल देखें और हम मौजूदा हालात देखें, खान साहब के जलसे देखें, अवाम का उसमें आना देखें और अवामी रद्द अमल देखें, तो मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब 2/3 ना सिर्फ 2/3 पोजीशन से सीएस से जीतेंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत सी सियासी जमातों का सियासी जनाजा निकल जाएगा। यासर, आपको यासर पता है आज कि कल से एक कोशिश हो रही थी तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद की, आपको पता है? और इस पर बड़ी तहरीक लब्बैक अपना अलहदा इलेक्शन ला रही है और कल से वो बहावलपुर से अपनी कैंपेन का आगाज कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ मुझे तो नजर आ रहा है किसी जगह सिलेक्शन हारेगी नहीं। चले, ये स्ट्रेटजी किस हद तक कामयाब रहती है? साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है, राना साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से कामयाब भी होगी और कोई हल्का ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जहां से PTI हारे। आप क्या समझते हैं, कब तक इलेक्शन मुतवक्के हैं, कब तक आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी और PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत नाम की तो चीज है कोई नहीं, और आज आप केलम में हैं कि 25 लोटे भी फारिग हो गए हैं और हमजा की हुकूमत भी फारिग हो गई है, तो अब इंतखाबात की तरफ ही बढ़ना है। बल्कि PMLN के तो अपने घर में लड़ाई पड़ गई है। भतीजी ने चचा को कहा है कि इक़्तिदार को छोड़ो और इंतखाबात करवाते हैं। बेसिकली ये हुकूमत फैसला साजी करने की अहल ही नहीं, ये नाकाम तरीन नाहल तरीन हुकूमत है जो मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ले आई है, मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर ले आए हैं। ये लोग फैसला साजी करने की कुव्वत इनके अंदर नहीं है, सकत इनके अंदर नहीं है। जो इनके इत्तेहादी हैं वो इनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के जो है वो अपना निशाना लगाना चाहते हैं और सियासी खुदकुशी इन्होंने कर ली है। राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहां जहां नजर दोहराएं लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के साथ दीवाना वार निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इमरान खान ने जो है उनकी गैरत के ऊपर, मुल्क की सालमियत के ऊपर, कौम की खुदमुख्तारी के ऊपर किसी सूरत भी सौदेबाजी नहीं की, और इमरान खान ही वो एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है जो कि कभी जिसने इन चोरों डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाया। अब लूटे भी फारग हो गए हैं,
उसके बाद NRO 2 भी रुक गया है, तो अब इनके पास कोई और चारा है नहीं। अच्छा फरह हबीब साहब, ये तो बता दें, करवाएंगे अब इनको इंतखाबात। आज आपने मुल्तान में बहुत बड़ा जलसा किया, कोई दूसरी राय नहीं है, बेहतरीन जलसा था और क्राउड था, और इतना क्राउड इतनी गर्मी में। सुनने में है कि खान साहब ने इस्लामाबाद जाने के बजाय फौरी तौर पर पेशावर का रुख किया और पेशावर में कोई अहम मुलाकातें जारी हैं, और हो सकता है कि मार्च से पहले ही आपके मुतालबात मान ली जाए। इस बात में कोई हकीकत है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर आज़ादी मार्च हर सूरत होगा, और इस्लामाबाद की हमने कॉल भी दी हुई है, और इंतखाबात जब तक अनाउंस नहीं होते उस वक्त तक जो है हम अपनी एहतजाज की कॉल किसी सूरत भी जो है वो वापस नहीं ले सकते। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मिक्स सिग्नल नहीं है। इंतखाबात करें, हुकूमत को तहलील करें, चलता करें, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस मुल्क को फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। ज़मीर फरोशों के जो वोट थे वो वोट फारिग हो गए हैं, वो वोट शुमार ही नहीं हो सकते। अब 22 करोड़ अवाम को मौका दें। अब पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स का मामला है, उन्होंने वोट करना है, और इंशाल्लाह इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी देंगे, और इमरान खान भारी एक्सपीरियंस से पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी, आप लोग बाहर जाते थे, UNO में तकारीर करते थे, तो अपनी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते थे। अब की बार वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गए हैं और उन्होंने आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का दिफा किया है दौरा रूस के हवाले से, तो उसको सराहेंगे आप? देखिए, दौरा रूस तो इमरान खान ने पाकिस्तान के मुफाद में किया ना। अब जो अमेरिकनों को गुस्सा था, जो अमेरिकन का खत आया है, जो डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई है, उसमें यही था कि यूक्रेन के ऊपर उनकी हमायत नहीं की और रशिया के साथ ताल्लुकात जो है ये इमरान खान का जो है वो केले का फैसला था। इस पे तो जो है वो पाकिस्तान की अफवाज भी क्लियर कर चुकी हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो रियासती पॉलिसी थी कि वज़ारत खारजा का मामला था, पाकिस्तान का खारजी अमूर का फैसला था, इसको कौन झुटला सकता है। और बुनियादी तौर के ऊपर जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, उसमें मुकाम क्या है। फरह हबीब साहब, आप लोगों के हक पे फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन से, लेकिन एक तरफ आज राजा रियाज को उन्होंने अपोजिशन लीडर बना दिया है, वो भी तो मुनहरफ हैं, क्या उनके खिलाफ आप अदालत में जा रहे हैं? देखें, राजा रियाज तो जो है वो लोटों के चीफ हैं कौमी असम्बली के अंदर, और यही मामला है ना। इनका असल मसला क्या है कि चोरी करें तो जो तफ्तीशी है वो भी इनका हो, अच्छा ईवान में इक़्तिदार मिल जाए तो जो अपोजिशन लीडर हो वो भी इनका हो, जो इनके पांव पकड़ के बैठा हो। यानी आप देखें कि इनके सारी जिंदगी की सियासत ये रही है कि ये हमेशा फ्रेंडली मैच खेलते रहे, जब इनका हकीकी मैच पड़ता है उस वक्त इनकी दौड़े लग जाती। तो क्या इसके खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में? देखिए, ये तो फारिग है ना, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। राजा अपोजिशन लीडर वो बन गया है, वो कोई फैसले हो जाएंगे। पॉइंट बताता हूँ ना, एक तरफ कहते हैं जी हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, दूसरी जानिब जो है वो राजा रियाज को बना देते हैं, अपोजिशन लीडर बना देते हैं। तो उसमें तो किसी किस्म का भी मैं समझता हूँ कि कोई बिल्कुल मज़ाक़ा खेज है, और इस हवाले से जो भी कानूनी ऑप्शन होंगे वो भी हम इस्तेमाल करें। ये भी तो बता दें, मेरा पहला सवाल था, खान साहब पेशावर गए हैं? खान साहब अभी पेशावर का मेरे पास मालूमात नहीं है, पेशावर अभी गए हैं या नहीं गए हैं। वो भी तो मुल्तान जलसे में थे और वहाँ से उन्होंने वापस आना था। अगर पेशावर पहुँचेंगे तो उस हवाले से आपको आगाह कर दें। फरूख हबीब साहब, राना साहब कुछ देर पहले कुछ हिकमत अमली वज़ा कर चुके हैं आपकी PTI की लॉन्ग मार्च के हवाले से, और मुमकिन अगर गिरफ्तारी का फैसला करती है हुकूमत इमरान खान साहब के लिए, तो इन्होंने 3-4 ब्रिगेड्स का बताया है कि वो ब्रिगेड्स बन चुकी हैं जो मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर मुख्तलिफ हिकमत अमली के जरिए मैदान में निकलेंगी। सच्चाई है? देखें, बात यह है कि अपने प्लान जो हैं वो वक्त से पहले थोड़ी बताए जाते होते। राना साहब तो बता चुके, ये तो सिचुएशन के मुताबिक होते हैं। राना साहब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का तो काम है खबर रखना, लेकिन जाहिर बात है हम अपने प्लान्स की अमल दरामद उसी वक्त करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट उस वक्त करेंगे, डिस्क्लोज उस वक्त करेंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, एक प्लान बड़ा वाज़ेह है कि लाखों लोग पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, और इस हुकूमत के पास ना पहले अखलाकी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है, ना इनके पल्ले कुछ है, ना ये फैसला कर सकते हैं। इन्होंने कहते हैं जी एटमी धमाके हमने किए हैं, जो एटमी धमाके किए हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं हम बढ़ा सकते, हम फैसले नहीं ले सकते। ये तो इनकी असल में फैसला साजी की कुव्वत है इनके पास कि जी हमें सपोर्ट करें, जी हमें 1.5 साल गिरने ना दे, जी हम जो है वो लूली लंगड़ी हुकूमत लेके फिरते रहेंगे। जब इस किस्म के ये
दावे करेंगे, इस किस्म की मिन्नतें समाजत करेंगे, तो इस हुकूमत को कौन सीरियस लेगा? फारूक साहब, इतलात ये भी है कि आपके इस्लामाबाद मार्च में शिरकत के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी आ रहे हैं बड़ी तादाद में। कितनी तादाद हो सकती है उनकी? देखें, बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये कहते हैं जी, वो उनको क्या पता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या होती है, वो पाकिस्तान के साथ इन टच नहीं है, तो वो आएंगे ना, बताएंगे आके कि क्या पॉलिटिक्स होती है, इनको जवाब मिल जाएगा। अच्छा फरक हबीब साहब, सुना है 26 को आप मार्च शुरू कर रहे हैं, और ये भी सुनने में आया कि लाहौर से एक बहुत बड़ा पहले बजरिया GT रोड कारवां निकलेगा, और आप भी एक कारवां की बहुत बड़े कारवां की क़यादत कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत? देखिए, वो तो हमारे कारवां तो डिफरेंट जगहों से इंशाल्लाह निकलेंगे, और उनकी भरपूर शिरकत भी होगी, और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खान साहब कहाँ से लीड करेंगे? खान साहब भी इंशाल्लाह यहाँ पर आपको इस्लामाबाद में नजर आए। हाँ, सब इस्लामाबाद में नजर गए। चलिए फरक हबीब साहब, एक और ये तो बता दें, ये तो फाइनल हो गया कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। लॉन्ग मार्च, जो बातें चल रही थी कि शायद लॉन्ग मार्च ना हो, लेकिन लॉन्ग मार्च हो रहा है। फरूक साहब, आवाज आ रही है आपको? फरूक साहब, आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा लॉन्ग मार्च ये तो फाइनल है ना, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकी आज़ादी मार्च है। पाकिस्तान की आवाम तैयार है अपने हकूक को लेने के लिए, इस मुल्क में फौरी इंतखाबात के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, इस बैरूनी साजिश के तहत बनने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, और ये हुकूमत ने खुद भी अपने आप को आके अपने इक़दामात से मुस्तरद करवा दिया। फारूक साहब, इतलात ये भी हैं कि जो रवा इजलास है उसी के अंदर 2 कवानीन पास करवा लिए जाएंगे, इसीलिए अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी हो चुका है। तो अगर वो 2 कवानीन पास करवा लिए जाते हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, और 10 जून को बजट देने के बाद ये हुकूमत कहती है असम्बलियां तहलील कर दी जाए, तो क्या ये फैसला मंजूर होगा? देखिए, 35 लोगों के साथ बैठ के असम्बली का इजलास चला रहे हैं, इससे असम्बली की क्या वक़्त रह गई है, इस असम्बली की क्या अहमियत रह गई है, या असम्बली से होने वाली कानून साजी की क्या अहमियत रह गई है? ये जो भी करेंगे वो तमाम चीजें गैर कानूनी होंगी। अब इनका एक एक लम्हा जो है, एक एक हुक्मनामा जो है वो गैर कानूनी है, कोई हैसियत। कल सुना है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो हैं दोनों पेश हो रहे हैं, उम्मीद के कर रहे हैं कि वो अदालत में पेश होंगे, और सुनने में आया कि हो सकता है शेख रशीद के बकौल के फ़र्द जुर्म भी लग सकती है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने एक मुल्तान के जलसा में तकरीर में कहा कि आप खान साहब पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, तो क्या पंजाब में आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं? परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनाने का जो वादा था वो किस तरफ जाएगा फिर? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर शेख साहब ने कोई बात की है वो तो उसका मामला है, लेकिन कल फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। अब ना को कमर में दर्द है, ना को लंदन में बैठा हुआ है, बहुत मजाक हो गया है। पाकिस्तान की आला अदलिया ने भी सो मोटो लिया है, डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया, इतना दबाव डाला, इतना ज़हनी दबाव डाला, इतना प्रेशराइज किया, तो अल्लाह को प्यारे हो गए। सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो मौत है उस मौत के हकाइक के ऊपर भी जानने के लिए मैं समझता हूँ कि तहकीकात करवानी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो उनका प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के तब्दील कर दिए, DG FIA को तब्दील किया, सारी तफ्तीशी टीम को तब्दील किया। ये अपने आप को NRO देने आए थे, ये तो कल से इनका ख्वाब चिकना चूर हो गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो लिया है। कल फर्द जुर्म भी आयद होगी और पूरी कौम देख रही है उस फर्द जुर्म को। इसमें बड़ा ओपन एंड शट केस है जिसमें मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में भी 4 अरब रुपए आया हुआ है। 16 अरब रुपए का इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग FIA की, उसका इन्होंने हिसाब देना। नहीं, मैं वही पंजाब के हवाले से तो बता दें, वजीर आला के उम्मीदवार परवेज लाई है ना? जी बिल्कुल, परवेज लाई है अभी तक। परवेज लाई साहब तो ये भी कहते थे कि कैंडिडेट पे उनका हूं, अगर कामयाब होने के बाद वो मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में असेंबलियां भी तोड़ दूंगा। तो क्या ऐसी भी कोई बातचीत है? देखिए, अल्टीमेटली जाहिर बात है हमारे इत्तेहादी हैं तो हमारे साथ सलाह मशवरे के साथ ही फैसला साजी हो रही है, और हमारी अक्सरियती वहाँ पे पार्टी है, और हमने ही परवेज लाई साहब को नॉमिनेट किया हुआ है, और अभी तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। जैसे ही इंतखाब वहाँ पर मुमकिन होगा तो उनको जरूर मुंतखब करवाएंगे। खान साहब इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ट्वीट करेंगे, इतवार को आप एक किस तरीके से ऐलान करेंगे? ये फैसला हम इंशाल्लाह, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है उसके बाद इंशाल्लाह ये अनाउंसमेंट होगी। ये चले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आखिर इस्लामाबाद की बजाय पेशावर को तरजीह क्यों दी गई है? देखिए, पेशावर भी तो हमारा अपना पाकिस्तान का जो है वो शहर है, और हमारी हुकूमत भी है वहाँ पर, और सूबाई दारुल हुकूमत है KPK का, तो हम समझते हैं कि हर शहर को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए।
आप समझते हैं कि हर शहर को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इसी वजह से वहाँ पे फैसले हो रहे हैं और जो फैसला होगा वो आम के सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हम वफाकी सतह की इस वक्त सियासत की बात कर चुके हैं, पंजाब की सियासत पे कुछ बात करते हैं। जो आज एक बड़ा फैसला हुआ, उसके बाद अब पंजाब में जो आईनी बहरान है वो क्या मजीद बढ़ेगा या फिर जो फ़ज़ा है वो साजगार होती दिखाई देगी। अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, वज़ीर आला मौजूद हैं, काबीना मौजूद नहीं है, गवर्नर मौजूद नहीं है। अब वो वज़ीर आला जो बने हैं, वो जिन अराकीन के सर पे वज़ीर आला बने हैं उनमें से 25 तो जाते रहे। अब पीछे से नंबर्स गेम की बात होने लगी है। 177 का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि हमारे साथ 177 लोग हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि 4 उनके जो अराकीन हैं वो मुनहरिफ भी हैं। उसके बाद जो नंबर्स गेम है वो 173 तक आ जाएगी। फिर बात यह है कि चौधरी निसार साहब किधर खड़े होंगे। उस नंबर्स गेम में डेप्यूटी स्पीकर का वोट जो है वो कितनी अहमियत रखता है। ये एक ऐसा मंजरनामा है कि जिस पे अगर बैठा जाए तो इस पे भी तफसील हासिल करने के लिए 2 से 4 रोज लग जाएंगे। अब ये जो दौरानिया है ये कितना तवील होगा, ये आईनी बहरान क्या मजीद बढ़ेगा, सियासी तौर पर हालात मफलूज ही दिखाई देंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब की सूरत हाल देखी जाए, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो वोट तो डाल नहीं सकते। वो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट डालेंगे, PMLN को वोट डालना नहीं चाहते। तो ये नंबर्स गेम क्या बनेगी अगर दोबारा से इंतखाब हो? देखिए, एक तो चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगले 24 घंटों में 5 उम्मीदवार, 5 मजीद मेंबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हो जाएंगे, अक़लियती और 3 खवातीन। हाँ, वो तो मखसूस नशिस्तों वाले, ये कानून है, ठीक है, वो तो हो जाएंगे ना। वो तो 172 उसके बाद होंगे। 172 हो गए ना, 173 बनते हैं। मैं आपने 4 गिने हैं मुनहरफ, 4 नहीं है 5 है। तो वो दावा आप 4 का करते हैं? नहीं, वो 4 का करते रहे जी। मैं आपको अंदर की खबरें देता हूँ ना, 5 है वो। 172 173 ये गेम होगी। अब डिप्टी स्पीकर जो हैं, जिनका नाम जो तहरीक इंसाफ से हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसकी फैसले के मुताबिक मुनहरफ अराकीन का वोट जो है वो किसी गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पे एक पिटीशन भी हो गई है और उस पर कानूनी राय के लिए भी चले गए हैं। डी सीट के हवाले से एक फ़ैसला भी आ गया है। अगर कल तक या परसों तक ये आ जाता जनाब को जो जिस अब डिप्टी स्पीकर हैं तहरीक के इंसाफ से, वो बेशक तरीन साहब के ग्रुप में चले गए हैं, जहाँ मर्जी चले गए, फिर अगर उनका वोट कास्ट होता है तो वो किसी गिनती में नहीं आएगा। एक तो आप ज़हन में रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर पार्टी पॉलिसी लागू होती है? जी बिल्कुल लागू होती है। वो मुंतहिब किसके वोट से हुए हैं, वो मुंतहिब किसके वोट से हुए हैं, वो मुंतहिब जिस जमात से हुए हैं वही हो। देखें, वो यहाँ तो होता ना आज़ाद उम्मीदवार होते और आज़ाद जीत के आए होते और आज़ाद ही रहे होते और डिप्टी स्पीकर बने होते, फिर कोई और बात नहीं। उसके बाद आप चौधरी निसार साहब वोट कास्ट करने नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी निसार साहब वोट कास्ट करने नहीं आएंगे। अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो बेचारे डी सीट हुए, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो उनमें से एक जो लीड कर रहा था उसने मुझे कहा कि यार असी ना कार दे रहे ना बाहर दे रहे। मैं कहा ये क्या मतलब? उन्हें क्या ना आगे जोगे ना पीछे जोगे, असी तो जलील हो गए। मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आया, आप खुल के बात करें, हुआ क्या? उसने कहा जी अभी तक हमें ये यकीन दहानी थी कि जनाब आपको वज़ीर बनाएंगे। पहले तो हमें वज़ीर नहीं बना रहे थे, काफ़ी दिन से हमें समझ लग रही थी कि जिस शहर से हम हैं उस शहर से इन्होंने एक अपने इनके बंदे मौजूद हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी, हमें यकीन आहिस्ता आहिस्ता था कि चले कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हुआ। उन्होंने कहा उसके बाद हम फारिग हो गए हैं। अब फारिग होने के बाद हमें तहरीक इंसाफ ने भी टिकट नहीं देनी, हमें अब नून लीग की तरफ से नहीं मिलना, वजारत के मजहबी हाथ से गए जो मिलने से पहले ही चलेगी, तो हम तो रह गए बीच में। चले, ये उनकी राय है। देखते हैं कि कानूनी नुक्ता नज़र से ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, नंबर्स गेम क्या हो सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कंवर साहब, पंजाब की सूरत हाल पे बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है, उसके बाद एक आईनी बहरान पैदा होता दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर। आप क्या समझते हैं कि क्या ये दोबारा से इंतखाब होगा, और अगर दोबारा से इंतखाब होता है तो फिर हाउस की गिनती कैसे होगी? नहीं, ये सही मायनों में इसका जो हमारा सामने जो नजर आ रहा है वो ये है कि अभी तो जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया उसके मुताबिक तो इलेक्शन भी
हो गया चीफ मिनिस्टर का, और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत बाकायदा उसका हलफ भी हो गया, स्पीकर कौमी असेंबली ने हलफ ले लिया। अब वो एक वजीर आला है पंजाब के। अब जब नई सूरत हाल पैदा हो गई है, उसमें ये होगा कि जो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी, जब गवर्नर जो आ रहे हैं 1 जून को वलीकुर रहमान साहब, तो उनको जब जो चार्ज ले लेंगे, हलफ उठा लेंगे, तब स्पीकर कौमी असेंबली या पीटीआई का जो ग्रुप है वो उसको कहेगा गवर्नर को कि जी आप हमजा शहबाज को कहें कि एतमाद का वोट लें। ठीक है, बस ये एक तरीका होगा एतमाद का वोट लेने का। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला, आप ये समझते हैं कि एतमाद का वोट हो सकता है, नया इंतखाब नहीं हो सकता? नहीं, नया इंतखाब का भी मामला बाद में आएगा। पहले तो बड़ा आसान तरीका तो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, आप एतमाद का वोट लें। ठीक है जी, नया इलेक्शन किस बात का होगा? नया इलेक्शन हो गया, लाहौर हाई कोर्ट ने बकायदा उनको हुक्म किया है, सब मामला भी। आप उस फैसले को फिर किस नजर से देखते हैं जिसके मुताबिक मुनहरिफ अराकीन का वोट जो है वो काउंट नहीं होगा? वो मुस्तकबिल के लिए इशारा देख रहे हैं? वो काउंट हो चुका है, काउंट हो गया, सब बात हो गई है, इलेक्शन हो गया, वज़ीर आला बन गए। बाकी रह गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, वो बात की बात है। अभी पार्लियामेंट में केस जाएगा, वो उनका ऑर्डर भी है, वो उनका ओपिनियन भी है, सारे मामला है। ये भी गौर करना पड़ेगा कि आया वो पिछली डेट पे है या नेक्स्ट डेट के बाद, ये सारे मामले बाद में तय होंगे। लेकिन इमीडिएटली हमजा शहबाज को फायदा जो हटाने के लिए एक ही तरीका हो सकता है कि वो गवर्नर पंजाब को कहें कि जी अपना एतमाद का वोट लें। जब वो एतमाद का वोट लेगा तो ये 25 जिनको आप डिसीट कर दीजिए तो कम हो गए। अब वहाँ एक नई गेम चलेगी। अब एक और बड़ी बात होगी, राना अजीम साहब बैठे में, इन्हें पता है सारा सियासत का। अब मामला ये हो जाएगा कि जब गवर्नर पंजाब आएगा वो भी तो डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की तरह आइन के साथ खेलेगा ना। इस तरह प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आइन के साथ खेल रहे हैं, अपनी पुरानी अबहाम निकाल रहे हैं, नुक्ते निकाल रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे, समरी में दस्तखत नहीं कर रहे, हलफ नहीं उठा रहे। ठीक है, आइन में गुंजाइश है ऐसा खेल खेलने की, तो वो जहर है कि वो इसी तरह जो गवर्नर आएगा वो भी मोज़म्बिक आइन का ही आदमी है ना, तो वो भी इसी तरह गेम खेलेगा। तो जब वो गेम खेलेगा तो वो ये कहेगा ना फिलहाल एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं है, अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन के बाद मैं एतमाद का वोट लूंगा। तो वो 50-55 दिन में इंतखाबात भी हो जाएंगे, जिन इंतखाब का शेड्यूल कल आ रहा है। तो ये सारे मामला जो है वो इस तरह से खेल अच्छा कमल साहब, एक मुझे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 30 तारीख को इजलास रखा है सूबाई असम्बली का, स्पीकर सूबाई असम्बली ने 30 को इजलास होता है, और 30 के इजलास में स्पीकर अपने इख्तियारात के तहत क्या नहीं कह सकेगा यानी कि आप हमजा शहबाज साहब अक्सरियत साबित करें? गवर्नर के पास इख्तियार है, स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है। गवर्नर के साथ आर्टिकल 130 के तहत गवर्नर का नाम है गवर्नर साहब, या अगर चौधरी परवेज इलाही साहब एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं तो फिर आपकी बात दोस्त है, फिर वो कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें। अच्छा, डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से जीते थे, क्या अगर वो वोट कास्ट करते हैं तो वो वोट जो है जिसको अगर वो अपनी जमात के खिलाफ कास्ट करते हैं तो उन पर भी यही कानून लागू होगा जो अब से पहले लोगों पे हुआ है? बिल्कुल दूसरा में अब तो कानून खुल के सामने आ गया। देखा जी, खुल के सामने आ गया। पहली मरतबा पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में एक आर्टिकल 63A को के तहत कार्रवाई होगी। वो जाग उठा, लोगों को पता चल गया कि आर्टिकल 63A क्या चीज है। तो इन हालात को देखते वो जो डिप्टी स्पीकर का वोट भी वो कास्ट नहीं कर सकेगा, कास्ट करेगा तो वो भी उसमें नाराज में आ जाएगा, जद में आ जाएगा, डिसीट हो जाएगा। इसी तरह जो ये मुस्लिम लीग के एन के जो 4-5 हमारे जाने वाले शरकपुरी जो हैं, ये भी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये वोट कास्ट करेंगे तो ये भी उसमें यानी पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर आप वोट कास्ट करेंगे तो आपका वोट भी कास्ट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, और साथ ही साथ आप डी सीट भी हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जो है एतमाद का वोट आपको दिखाई दे रहा है, वही बेहतरीन हल है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब ऐसा वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात तो करवाएगी लेकिन इस्लाहात के बगैर नहीं करवाएगी, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर। उस एजेंडे में शामिल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाएगा बल्कि मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस फैसले पर गम व गुस्सा रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी इस मुल्क की नुमाइंदगी करने का हक दिया जाए। इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह हक दोबारा से मिल सकेगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है, अगर ये हुकूमत उसे खत्म नहीं कर देती? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो राइट टू वोट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया है 2013 की अपनी जजमेंट में। फिर उसके बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए कि जो 2018 का इलेक्शन था उससे पहले राइट टू वोट का हो। उसमें 3 जजेस का बेंच बैठा था जिसने ये फैसला किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का राइट टू वोट नहीं सिर्फ, लेकिन जो उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड होनी है वो भी उनका एक फंडामेंटल राइट है। और ये फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में हुआ था कि वहाँ पे एक मैकेनिज़्म बना था जो नादरा और इलेक्शन कमीशन ने मिल के बनाया था आई वोट के नाम पे। और वो मैकेनिज़्म, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का सबसे पहला केस है जो ओपन हेयरिंग हुई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए थे। अब 2018 के बाद ये बात होनी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक रिपोर्ट बना के उसकी पायलट टेस्टिंग की देनी थी पार्लियामेंट में। अब जो रिपोर्ट जब उन्होंने जमा करवाई 2021 तक, जो दिसंबर में एक बिल पास हुआ तहरीक इंसाफ का, उसके बाद अब वो लीगल ड्यूटी बाउंड हो गए हैं। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया कि हमने ये करना ही नहीं है। फिर उसके बाद जो करंट गवर्नमेंट आई है वो एक अलग ही मैकेनिज़्म लेके आ रही है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो लिहाजा मेरे साथ 64 और दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। हमने अब ये चीज़ देखी है कि हमारे साथ इसमें ज़्यादती हो रही है। सो हम दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कंटेम्प्ट की पिटिशन लेके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो आप पहले पिटिशनर भी आप थे, आप ही ने फैसला लिया था, अब दोबारा आप किए हैं कि इनके चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो क्या बना, कब आप इस पिटिशन जो है उसमें समाअत हो रही है? देखिए, सबसे पहले ये था कि पहले तो हमने इम्प्लीमेंटेशन की पिटिशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रजिस्ट्रार ने वापस की और उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दी है कि आप इसकी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन डालें। अब हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन डाली है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी। आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, वो ये कह दें कि अभी दायरा कार वज़ा ही नहीं किया गया, वो तो मुस्तकिल में जाके किया जाना था, अभी कुछ अरसे बाद किया जाना है, तो वो वहाँ पे उनकी प्ली पर क्या होगी? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, शायद आप लोगों के बात ना पता हो, 16 से 17 करोड़ में ये एक मैकेनिज़्म बना था जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और नादरा ने बनाया था। दिसंबर में मैं तारिक मलिक जो नादरा के चेयरमैन है उनसे मिला था, तो मैं सिर्फ उनसे ये मिलने गया था कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के साथ उस मैकेनिज़्म को रिप्रोड्यूस करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है इस इशू पे। सो विल नहीं है, काम हो सकता है और मैकेनिज़्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। 55 डिफरेंट मुल्कों के जो कंट्रीज़ हैं वो तो ये मैकेनिज़्म प्रोड्यूस कर चुके हैं और वो काम इस पर कर रहे हैं। सो ये विल नहीं है इसके अंदर पूरी तरह। तो साहब, अगर ये आपकी पिटीशन लगी हुई है, फैसला हो जाता है, फैसला होने के बाद आपके हक में होता है फैसला, क्योंकि आप कहते हैं एक फैसला हो चुका है, अब आप तौहीन अदालत जो है कार्रवाई उसके लिए गए हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी तरफ से भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो पहले जो आपका फैसला था उस फैसले में अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखें, और उसमें कौन से जजेस थे? देखें, उसके अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तब, फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और तीसरे जो थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को इसलिए समझती है कि 3 से 4 महीने ये केस एवरी सेकंड डे लगता था, और इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये वोटिंग मैकेनिज़्म बना था जो 20-25 साल से इलेक्शन कमीशन कहती थी बन नहीं सकता। तो जब एक चीज़ सारी क्लियर मौजूद है तो फिर आप कैसे उस चीज़ से बैक ट्रैक कर सकते हैं कि वो चीज़ मौजूद है? मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। एक मैकेनिज़्म तश्कील दिया गया जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानून साजी करवा ली। मौजूदा हुकूमत अगर पार्लियामेंट के थ्रू कानून साजी करवाती है तो फिर अदालत कैसे मना कर सकती? देखें, कानून साजी तो मौजूद है। 2021 का जो अमेंडमेंट बिल आया है उसके अंदर उन्होंने वो तो खत्म कर देगी ना। उनकी तो यही है ना कि इंतखाबी इस्लाहात जो ओवरसीज का हक है वो हम खत्म कर देंगे। अगर वो खत्म कर देती है फिर ऑप्शन क्या होगा? उसके बाद ऑप्शन ये है कि जो ओवरसीज राइट टू वोट है वो आर्टिकल 17 उसको प्रोटेक्ट करता है। ये बिल्कुल उस बिल को ख़त्म भी कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फोर्स करती है। ये बिल्कुल ख़त्म भी कर दें, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये 189 के तहत दायरा इख्तियार है कि वो अपनी विल पे, जिस तरह उन्होंने 2018 में ये मैकेनिज्म बनवाया वो बनवा सकती है। वो किसी के
पाबंद नहीं है। आप खुशखबरी देना चाह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान को कि वोट का हक मिल जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर तो दो बड़ी सियासी जमातों के लिए बड़ा खौफनाक होगा। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है मेरी सुप्रीम कोर्ट पे है, क्योंकि पिछले 8 सालों से इस इशू पे जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सबसे बड़ी अचीवमेंट ये की कि उन्होंने इसको बिल की शक्ल दे दी। सो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि अभी भी वो बिल मौजूद है, और अगर ये बिल को उड़ा भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 के तहत ये इख्तियार है कि वो अपना राइट टू वोट इन्फोर्स करवा सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल भी सकता है, इसलिए कानूनी जंग भी जारी है। देखना यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था वो मिलता है, या जो मौजूदा हुकूमत जिस सोच विचार में है उस पर अमल दरामद होता है। नाज़रीन, दिलास चार से राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।